नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र और आज बात मध्य वर्ग की, जिसे सुरक्षा कवच जो स्वास्थ्य बीमा है उसका मिलना चाहिए था लेकिन उसे नहीं मिला है। देश में कम से कम 30% आबादी यानी 40 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा का कवच नहीं है। तमाम सस्ते स्वास्थ्य बीमा उत्पादों और सरकारी स्कीम के बावजूद हेल्थ बीमा के लिए सस्ता प्रीमियम चुकाने की क्षमता के बाद भी 40 करोड़ भारतीयों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। नीति आयोग की हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल क्लास नामक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में एक बड़ी आबादी, जिसे मिसिंग मिडिल क्लास कहा गया है, उनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। ये जनता गरीब वर्ग और अपेक्षाकृत संपन्न संगठित क्षेत्र के बीच के लोग हैं। रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर भारतीय स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और उत्पाद इस मिसिंग मिडिल क्लास की पहुंच से दूर हैं, क्योंकि जो बीमा उत्पाद बाजार में मौजूद हैं उनका प्रीमियम मिडिल क्लास की क्षमता से 2 से 3 गुना अधिक है। तो समझेंगे कि कैसे जो तमाम स्कीम्स चल रही हैं या फिर जो स्वास्थ्य बीमा के उत्पाद या योजनाएं इस वक्त देश भर में हैं, उसके बावजूद ये मिसिंग मिडिल क्लास की संख्या इतनी बड़ी क्यों है और इसके लिए क्या आगे का रोड मैप हो सकता है अगर इसे हम स्वास्थ्य कवर में लाना चाहते हैं, यानी कि हेल्थ बीमा इसे अगर देना चाहते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर के मदन गोपाल हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं स्वास्थ्य सेक्टर नीति आयोग में, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील एम रहेजा साहब हैं, फॉर्मर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीबी पंत हॉस्पिटल, और चंद्रकांत मिश्रा हैं, प्रमुख इंटरनेशनल बिजनेस केयर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, आपका स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा मदन गोपाल जी आपसे। अभी तक एक आम धारणा ऐसी लगती थी कि चाहे केंद्र की हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कवरेज की स्कीम्स को देखें या अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की स्कीम्स हैं, और दोनों को मिलाकर जो मध्य वर्ग है और जो कि निचला तबका है वो दोनों शायद इसमें कवर हो गए होंगे, ऐसा आभास होता था। लेकिन आपकी ही रिपोर्ट ये बताती है कि नहीं, इसमें एक बड़ा फासला है और ये एक संख्या जो बहुत बड़ी है, जिसे मिसिंग मिडिल क्लास कहा गया है, वो 40 करोड़ है। ये असल में छूटा कैसे तमाम योजनाओं के बावजूद? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब ये अवधारणा बन रही थी, पहले तो इसका हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि भारत सबके लिए स्वास्थ्य 2000 तक के हम लोग सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल की अवधारणा से हमने काम किया, एक प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच अपनाया था। उसमें खाली सीमित थे और हम लोगों ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं उस हिसाब से आगे बढ़ाई। फिर उसके बाद हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करने लगे, और जो 2015 से 17 के बीच तक के हम लोगों को कुछ लक्ष्य था, उसका भी एक हम लोगों ने रणनीति बनाई कि कैसे हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से उसे पहुंचेंगे। फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात होने लगी। पहले हमें समझना चाहिए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने जो बताया है कि हर नागरिक को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना और फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफ से बचाना, दैट मींस उसको जो आर्थिक हानि होती है इस तरह की सेवाओं को ग्रहण करने के लिए, उससे हमें बचाना। उसी परिकल्पना के अनुरूप ही हम लोग ने काफी स्कीम चालू करी है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपने उद्बोधन में, शुरुआती उद्बोधन में, कि जो कुछ गरीब तबके हैं वो लोग तो शासकीय सेवाएं और शासकीय जो भी चीजें अपने आप यूज कर लेते हैं। दूसरा है जो आपके संगठित क्षेत्र के लोग हैं, जिनके लिए आप सीजीएचएस स्कीम है, ईसीएचएस, आपकी दूसरी ईएसआईएस स्कीम है, और अगर वो कोई आर्मी या दूसरी जगह है पीएसयूज में, उनके लिए अलग स्कीम है, तो अपने हिसाब से कवर है। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे आपका असंगठित क्षेत्र में आप जब बात करते हैं तो अराउंड 90+ % लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और ऐसा लार्ज तबका है, करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब भी नहीं है और सरकारी सेवाओं की तरफ आते भी नहीं। सरकार में उनको भी सुविधा मिल सकती है, ऐसा नहीं कि वो वंचित रह सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं। प्राइवेट में वो इंश्योरेंस भी नहीं कराना चाहते, और बहुत सारे लोग आपके यंगर पॉपुलेशन में, जो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, ये वर्किंग क्लास है, तो उनको लगता है कि हम तो बीमार हो ही नहीं सकते हैं। अपने उस तरह की अवेयरनेस की कमी है। तो इन सबको देखते हुए कि
क्यों ना इनको हम लोग इस गैमेट में लेकर आए, ताकि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, जिस डायरेक्शन में हमें जाना है, जी। तो उनको भी हम लोग इस गैमेट में लेकर आए, ताकि कोई भी बीमार पड़े उसको आर्थिक रूप से हानि नहीं हो सके। आप ये देखिए, जिसके पास इंश्योरेंस भी है, जो सीजीएचएस का भी अगर हितग्राही है या ईएसआईएस का हितग्राही है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आप देंगे तो हमारा जो फंडिंग हो रही है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पहले 70% थी, अब करीब 60 पे नीचे आ गई है। लेकिन होल फोकस इसकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, उसके लिए हमें इसको बचाने के लिए इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरह के टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये जो तबका है, अनलेस हम लोग इनके लिए कुछ काम करें, उसी उसी दिशा में ये रिपोर्ट है। और रिपोर्ट को हम लोग ने कोशिश किया है कि किस तरह से उसको एड्रेस किया जाए, ये जो अवधारणाएं है कैसे अवेयरनेस बढ़ाया जाए, कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस है, क्योंकि अभी तक इसने बात नहीं किया, क्योंकि इंश्योरेंस के जितने प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑल टारगेटेड टुवर्ड्स हायर इनकम ग्रुप्स। मैं सर इंश्योरेंस सेक्टर के जो टूल्स हैं इस वक्त में, जो स्कीम्स है, फिर जो उनका प्रीमियम है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज जो इस रिपोर्ट को जो मैंने पढ़ा, और जैसे कि आपने कहा भी कि एक वो मध्य वर्ग है जो असंगठित क्षेत्र में है, जिसके बारे में आपने कहा करीब 90% के आसपास वो पब्लिक या वो आम जनता या वो मध्य वर्ग जो कि इस रिपोर्ट के मुताबिक मिसिंग मिडिल क्लास है। तो क्या ये माना जाए कि हमने जो हेल्थ सेक्टर को लेकर तमाम स्कीम्स, यानी कि इंश्योरेंस को लेकर जो कवरेज की बात हमने की है, चाहे वो राज्य सरकारों की हो या केंद्र की हो, उसमें असंगठित क्षेत्र इससे अछूता है, यानी कि वो अभी हम टच नहीं कर पाए, और वहां पर हमें ज्यादा फोकस करना होगा अगर हम इसे कवरेज एरिया में लाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक के जो स्कीम्स गई हैं वो अछूती नहीं रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि ये जो वर्क है, जो 40 करोड़ जो लोग हैं, ये आपके कामकाजी लोग हैं। उनमें लगता है कि हम बीमार नहीं हो सकते, वो पे भी कर सकते हैं, गरीब भी नहीं है और गरीब के स्कीम्स का उपयोग भी नहीं कर सकते, शासकीय सेवाओं का वो लाभ ले सकते हैं लेकिन वो लेना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की भ्रांतियां हैं, वो मिसिंग आउट। ऐसा नहीं कि स्कीम्स उन तक के नहीं पहुंची है, उन तक के सभी स्कीम्स पहुंची हैं जो स्कीम्स अवेलेबल है। जैसे कोई सरकारी स्वास्थ्य संस्था है, वहां पे मैं भी जाकर इलाज करा सकता हूँ, गरीब आदमी भी करा सकता है, मध्य वर्ग भी करा सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग ये जो वर्ग है अछूता रह गया। ये वर्ग किन्हीं कारणों से, जैसे अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मैंने बात करी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें हर व्यक्ति को अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं देना है, ताकि उसको आर्थिक रूप से नुकसान नहीं हो। अभी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की हम जो बात करते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पहले 70% के करीब हुआ करता था। जितना हमारा जो स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा होता है देश में, उसका 70% आउट ऑफ पॉकेट, मतलब आदमी अपने जेब से आता। प्रमुखता वो आपके डायग्नोस्टिक्स और इसमें दवाइयों के ऊपर ज्यादा खर्चा होता था। उसके लिए सरकार ने योजना बनाई है, आपको जेनरिक मेडिसिन के बारे में भी आया हो, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी कुछ राज्य सरकारें करी। उसके अलावा जो इतना ज्यादा फोकस आपका प्राइमरी हेल्थ केयर था, कहीं ना कहीं आपका सेकेंडरी केयर और टर्शियरी केयर को जो पेंट अप डिमांड था उसको कवर अप करने के लिए बीमा की स्कीम यूज करी गई है, तो जिसका काफी अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। अभी जो गरीब तबके के लोग इसमें कवर्ड है, तो धीरे धीरे दूसरे तबके के लोग, जैसे दूसरे स्टेट्स पे देखेंगे, स्कीम इतनी अच्छी ज्यादा मतलब पॉपुलर हुई है, जिसके कारण राज्य सरकारें, कुछ राज्य सरकारों ने उसका गैमेट बढ़ा दिया, तो उसमें दूसरे जो गरीब से अलग लोग हैं उनको भी जोड़ा गया। तो ये कहना गलत होगा कि ये स्कीम्स खाली हमारी जो स्कीम्स रही है मध्य वर्ग अछूता रही है, नहीं रहा है। मध्य वर्ग में कुछ धारणाएं हैं जिसके कारण वो सेवाओं को उपयोग नहीं कर पाते। अभी ये देख रहा है कि उनको भी कैसे इस तरह से लेकर आना है। लेकिन सर नंबर्स हैं, इंश्योरेंस का नंबर्स इतने बड़े हैं कि जो रीजन है वो तलाशने बहुत जरूरी है कि क्या वाकई वो उन सुविधाओं से खुश हैं, ये नाखुश हैं इसलिए नहीं जाना चाहते, या वाकई उनकी जो अर्निंग है, मंथली इनकम है, वो फ्लक्चुएट करती है जॉब या बिजनेस में, इसलिए वो नहीं जाना चाहते हैं, या फिर कोई और कारण है? चंद्रकांत मिश्रा जी, क्योंकि आप हेल्थ सेक्टर से इंश्योरेंस सेक्टर को देखते हैं, जिस तरीके से एम्बिट जो दायरा है सरकारी योजनाओं का हेल्थ सेक्टर में और कवरेज को लेकर, चाहे वो केंद्र की बात करूं या राज्यों की बात करूं, अगर उस दायरे में कोई इंसान आता है तो क्या आपको वजह दिखती है कि वो इसे लेना नहीं चाहेगा? क्या अवेयरनेस की कमी है, या फिर जो कवरेज है वो कम है, उसको लगता है कि शायद उसके लिए बहुत ये पूरक नहीं होगा, अगर वो हॉस्पिटल जाता है उसके खर्चे पूरे उससे बाहर निकल जाएंगे, या कुछ और वजह आपकी नजर में? देखिए, ये मिसिंग मिडिल
जैसे अभी एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप बताया जा रहा है, पहले से इंश्योरेंस, आप भारतवर्ष में हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोग्रेस देखेंगे तो पिछले 10-15 साल से इसकी डिमांड काफी बढ़ी है और काफी दौर से उसका ग्रोथ रेट भी रहा है। ये इसके कारण 2-3 प्रकार होता है। एक, हमारे उस डिमांड, जैसे ट्रीटमेंट के लिए डिमांड है, हमारा 80-85% सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट आजकल प्राइवेट सेक्टर पे हो रहा है, इसीलिए धीरे धीरे उसका डिमांड भी बढ़ रहा है। जैसे डिमांड बढ़ रहा है ऐसे इंश्योरेंस कंपनी और नॉन इंश्योरेंस कंपनी वहां पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो भी जितना भी अटेम्प्ट पिछले 4-5-8 साल से हुए हैं, ये सारे आइदर बीपीएल को लेके एपीएल के लिए या जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका थोड़ा सा ट्रंकेटेड वर्जन या कुछ डिफरेंशियल वर्जन वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, एनजीओ, एसएचजीज, जेएलजीज, उसी सेगमेंट के थ्रू वेरियस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कुछ पायलट टाइप कुछ सेगमेंट पे काम किया गया है। उसी से जितना जो पता चलता है मेरे हिसाब से, एक अभी भी इसको स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जैसे मदन गोपाल जी ने बताया, सबसे बड़ा डिमांड है, सबसे बड़ा काम अभी आगे करना होगा हमें अवेयरनेस बढ़ाने की। जितना अवेयर पॉपुलेशन होगा उतना बीमा अच्छी तरह से काम करेगा। और दूसरा है उसका जो, अगर जितने कम लोग बीमा को डिमांड करेंगे तो उसमें एंटी सिलेक्शन हो जाता है, तो जिसको जरूरी है वो बीमा खरीदेगा, फिर इसी की वजह से फिर प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाएगा। जितने सारे, अगर सारे पॉपुलेशन उसको बीमा को डिमांड करते हैं, खरीदते हैं, तो उसका प्रीमियम भी कम होगा, सही प्रोडक्ट होगा। दूसरे, जैसे इस सेगमेंट में काम करेंगे तो जैसे सरकारी स्कीम है, आप आज की आयुष्मान भारत स्कीम बताइए, जो भी स्कीम है, उस स्कीम में एडवांटेज ये है कि वो सरल स्कीम है बिल्कुल। उसमें ज्यादातर कोपे, जो वेटिंग पीरियड जो नॉर्मल इंश्योरेंस स्कीम में होते हैं, ये सब नहीं है, क्योंकि वो मास के लिए होते हैं। उसी टाइप का कुछ सरल स्कीम का डिमांड है, उसका प्रचलन होने से अगर बहुत सारे लोग इस पर डिमांड करेंगे तो उसका प्रचलन बढ़ेगा। आज जैसे सेगमेंट में, आज जैसे आप हिमाचल प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, उड़ीसा देखिए, जो उनके सरकारी स्कीम को इस क्षेत्र के लिए भी ओपन किए हैं। एक इधर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देके जा सकते हैं या वो किसी के लिए फ्री भी है, ओपन कर रहे हैं। बट आगे चल के चैलेंजेस ये है कि उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो, उसका डिमांड, मतलब उसका इंप्लीमेंटेशन देख के उसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका स्प्रेड होगा। तो मेरे हिसाब से ये सारे पायलट प्रोजेक्ट है, जितना आगे काम करके एक सरल सिंपल स्कीम, इसका प्रीमियम सिंपल होगा और देने लायक होगा, उनके दे कैन कंट्रीब्यूट। एंड थर्ड, आई थिंक हम और एक बहुत बड़ा डिमांड हमारा आज पूरे भारतवर्ष में है कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो भी इसी टाइप के सरल स्कीम को डिलीवर करने के लिए छोटे छोटे पैकेज पॉलिसी में, पैकेज रेट में आना चाहिए। बिकॉज जितना भी खर्चा होगा उसी से तो प्रीमियम होगा, वो बैलेंसिंग आउट करने के लिए मेरे हिसाब से अगर 2-3 सेगमेंट मिलके इस पे काम करें तो ये आगे चल के स्प्रेड आउट होगा। बट अच्छा, आई थिंक ये स्कीम अगर आप देखेंगे तो अच्छा शुरुआत है ये। एक तो ये बोल रहे हैं कि इसमें डिमांड है, दूसरा ये बोल रहे हैं कि सिंपल प्रोडक्ट चाहिए, और सिंपल प्रोडक्ट के लिए क्या क्या कोशिशें हैं वो भी बता रहे हैं। थर्ड, ये भी यही बता रहे हैं कि सारे स्टेट स्कीम तो इसको, इस सेगमेंट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कहीं पे थोड़ा बहुत सक्सेस है, कहीं पे और सक्सेस होना बाकी है। चंद्रकांत जी, मैं इसका एक और पहलू मेरे जहन में है जो आपने कहा, एक तरफ बहुत सिंपल है, एक तरफ बहुत ज्यादा उसमें इफ एंड बट्स के साथ है, यानी कि लोअर क्लास के लिए जो सामाजिक सुरक्षा का दायरा स्वास्थ्य को लेकर है उससे बहुत सिंपल कैटेगरी रखी गई है कि आपके पास कुछ भी एग्जम्पशन जो है वो नहीं होंगे, आप इसके कवरेज एरिया में आते हैं। और दूसरा हायर क्लास है जिसके पास वो तमाम इफ एंड बट्स के साथ वो जाना चाहता है। अब सवाल ये कि इतनी बड़ी संख्या जो मिडिल क्लास, मिसिंग मिडिल क्लास इसकी बात कर रहे हैं, 40 करोड़ लोग, क्या ये बहुत ज्यादा जब स्कीम्स या फिर प्रीमियम के साथ नियम शर्तें लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इससे दूर है? मेरे हिसाब से इसका दो पहलू है। एक, मतलब आप अगर हम सिंपल इंडिविजुअल को प्रोडक्ट टारगेट करेंगे तो उसमें इफ्स एंड बट्स और हाई प्रीमियम आएगा ही, बिकॉज जितने भी अंडरराइटिंग रूल्स, चंद्रकांत जी आपकी आवाज चली गई, एक बार माइक चेक कर लीजिएगा। हाँ जी,
फाइनेंशियल बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, जैसे आजकल एफपीओज होते हैं, ऐसे जो इसी सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, इसी सेगमेंट पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं, अगर एक ग्रुप बना सके, अच्छा खासा ग्रुप, तो उस लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स उस पर ऑपरेट करेंगे और उसी के वजह थ्रू, मतलब आई थिंक चैलेंज हियर इज अवेयरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम एक अच्छा ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना सकते हैं तो इस चैलेंज को एड्रेस कर सकते हैं। आपकी बात सही है, हम बिल्कुल, अगर इफ्स एंड बर्ड्स और ज्यादा जटिल प्रोडक्ट रखेंगे तो शायद इसके डिमांड कम होगी। डॉक्टर रहेजा, जो हाँ जी, मुख्य बिंदु है, मैं उस पर थोड़ा सा और आपसे आपकी राय चाहूंगा, क्योंकि आपने उस सिस्टम में काम किया हुआ है, बहुत करीब से देखा है। एक तरफ हम देखते हैं जो नीति आयोग के आंकड़े हैं कि करीब 50% जो गरीब आबादी है वो राज्य सरकार या केंद्र की कवरेज एरिया में आ जाती है। 20% की आबादी, 20% आबादी यानी कि 25 करोड़ जो संख्या मोटे मोटे तौर पर है, वो सामाजिक स्वास्थ्य या फिर निजी स्वास्थ्य के जरिए कवर हो जाती है, यानी कि कुल मिलाकर 70% वो आबादी इसमें कवर होती है। इसके बावजूद जो ये नंबर है कि 40 करोड़ लोग जिनके पास हेल्थ बीमा नहीं है, ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्कीम है, ओवरलैपिंग स्कीम्स हैं। क्या उन स्कीम्स को रीडिफाइन, उसके दायरे को, उसकी क्राइटेरिया को रीडिफाइन करके हम मिसिंग इस मिडिल क्लास को शामिल कर सकते हैं? या फिर दूसरा विकल्प यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर में प्रीमियम है और उसकी जो नियम शर्तें हैं उसको लचीला और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करना होगा कि आम आदमी समझे और सीधे उसके साथ जुड़े। हाँ जी, आपका जो दूसरा प्रश्न है उसमें बहुत ही अच्छी बात है कि हमें इस जो मिसिंग मिडल है इनके लिए चाहिए कि जो प्रीमियम है और जो इंश्योरेंस की कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, उनको हम सिंप्लीफाई करें। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम को हम कम करें, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम है वो 2 या 3 गुना अधिक है, जिसकी वजह से लोग इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा, उसमें कुछ एक कंडीशंस हैं कि आपको कुछ एक बीमारियां 2 से 4 साल तक कवर नहीं होती। मतलब यदि आपने आज इंश्योरेंस लिया है तो कुछ क्रॉनिक डिसीजेज हैं, जैसे वो 2 से 4 साल उनको कवर नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, आपको ओपीडी में फैसिलिटी नहीं मिलती है, आपको एडमिट होना ही पड़ेगा उसके लिए अगर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना है। तो कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, और हम ये समझ रहे हैं कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन पाथवेज के साथ, और इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना चाहिए और हमें डिफिकल्ट टू रीच एरियाज को भी कवर करना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना है कि जो हमारा देश है, इट इज ए कंट्री ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड डिफिकल्ट टू रीच एरियाज। तो हमें थोड़ा सा इसको लॉजिस्टिकली इस चीज को और आगे ले जाना चाहिए। हमें अपना एनरोलमेंट बेस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास पूल ज्यादा होगा, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे जो प्रीमियम कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और दूसरी चीज है कि इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। और यदि हम देखते हैं कि हमारी 50% पॉपुलेशन तो आयुष्मान भारत, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू करी, उसमें कवर हो जाते हैं। कुछ एक लाइट क्लास है 20, जैसे आपने बोला कि उनका बीमा का ऑलरेडी उनका है सामाजिक के थ्रू और कंपनीज के थ्रू। ये जो बीच का 30% है, इनमें नंबर 1, एक तो हमें उनको एश्योरेंस देना चाहिए। बेसिकली दे हैव टू ट्रस्ट दैट this is very useful for them. The most important factor what I feel is the consumer trust and confidence in this scheme. Only then they will join. और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम एक कंज्यूमर अवेयरनेस को लार्ज स्केल पे क्रिएट करें, क्योंकि एज ए फिजिशियन, एज ए क्लिनिशियन, आई हैव वर्कड एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीबी पंत हॉस्पिटल DGHS, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 7% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि पॉवर्टी की तरफ पुश हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी मेडिकल कैटास्ट्रॉफ। बिल्कुल, घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को स्ट्रोक हो गया, कोई मेजर इलनेस आ गया, या किसी को सर्जरी कराना पड़ गया, तो हमने ऐसा देखा है कि इन बेचारों को या तो लोन लेना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, या अपना कुछ ना कुछ सामान या प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। तो ये सारी चीजों को हमें कवर करना चाहिए। हमें सबसे जरूरी बात है
कि वी हैव टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर, और वो तभी हो पाएगा जब हम एक फ्रेंडली स्कीम्स लाएंगे, प्रीमियम कम करेंगे, ब्रॉड बेस को कवर करेंगे और एक यूनिफॉर्म सिस्टम को डेवलप करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि आरोग्य संजीवनी जो है लॉन्च बाय IRDAI जो हुई है, उसमें कुछ खामियां हैं, उसको हमें और यूनिफॉर्म कर सकते हैं, हम उसका प्रीमियम कम कर सकते हैं। वो तभी होगा जब हमारे पास जो लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, पॉलिसी कर रहे हैं, वो अधिक हो जाएगा, हमारा बेस बढ़ जाएगा। और दूसरा, अगर उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जी, जिसमें कि प्रीमियम हमारा कम हो जाता है और लोगों को जो क्लेम लेना है वो आराम से मिल जाता है और Easy way हो जाएगा, एश्योर्ड जी। कॉन्फिडेंस उनके अंदर जब ये जागृत हो जाएगा, तो आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने आज का टॉपिक लिया है। और हेल्थ फॉर ऑल हम हमेशा से कहते हैं कि ये जो आपने रजा साहब कहा, इसमें एक बहुत हाँ वैलिड जी। पॉइंट है, जो बहुत मैं कहूं कि इस रिपोर्ट का एक शायद छुपा हुआ हिस्सा है। उसके बारे में मदन जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज वेरी जी इंपॉर्टेंट। मदन जी, जो 30% आबादी जो मिसिंग मिडिल क्लास के नंबर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नंबर्स हैं जो कि कराना तो चाहते हैं, इसमें से कुछ एक बड़ा हिस्सा हो जो हेल्थ इंश्योरेंस चाहता हो, लेकिन उसकी एज और जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की शर्तें होती हैं, चाहे वो एज को लेकर हो, बीमारियों को लेकर हो, और उसमें इतने साल कवरेज नहीं मिलेगा लेकर हो, या फिर जो सेटलमेंट को लेकर हो, वो इतना पेचीदा है कि वो उससे दूर भाग जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि ये जो इश्यूज है, जो इश्यूज तो एक तो है जागरूकता की कमी, वो तो मान लिया, लेकिन जब जागरूकता के बाद भी जो एडवर्स सिलेक्शन है, जैसे चंद्रकांत जी ने बताया कि जिसको जरूरत है वही ले रहा है, तो और इंडिविजुअल पॉलिसी जो है काफी महंगी पड़ जाती है। जैसे आप बाजार में 5 लाख की पॉलिसी लेने जाएंगे तो आपकी एज के हिसाब से, अगर यंगर एज है तो काफी इंश्योरेंस कंपनीज उनको कराने की कोशिश करती हैं। जैसे मैं और आप अगर कोई एज वाले लोग हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज उतनी ज्यादा प्राथमिकता देती नहीं है जिनको जरूरत है, क्योंकि 20 साल तक की मैं उनके साथ रहूंगा। मैं अभी अपना ही उदाहरण बता रहा हूं, मैं एक इंश्योरेंस कराया था तो उसका इंश्योरेंस बंद हो गया, क्योंकि बैंक के थ्रू एक इंश्योरेंस था, वो प्रोडक्ट ही बंद कर दिया, दूसरा प्रोडक्ट लेना पड़ा, और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो डबल देना पड़ रहा है, क्योंकि बोले कि आपके एज के हिसाब से आपका इंश्योरेंस प्रीमियम डबल हो जाएगा, लेकिन कवरेज कितना, 5 लाख, अभी तक एक बार यूज नहीं किया। ठीक है, तो इसमें काफी विसंगतियां हैं। एक तो ये है कि यंगर पर्सन है जो पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट उनके पास है नहीं जो सस्टेन कर सके और आगे ले जा सके, और जो छोटे छोटे लाइन लिखे रहते हैं उस पर ट्रस्ट नहीं आ पाता है। ये जो ट्रस्ट एलिमेंट है, वो ट्रस्ट एलिमेंट कैसे इंश्योरेंस कंपनीज और जो ये यंगर पॉपुलेशन है उसको कैसे दूर करेंगे, एक बहुत बड़ा इशू। तो ये अंडरराइटिंग जो है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है। जो क्लेम प्रोसेस है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है, कहीं कहीं में बहुत अच्छे से क्लेम सेटलमेंट हो जाता है, कहीं सेटलमेंट नहीं होता, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जैसे आप क्लेम पे आउट रेशियो देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी का, और जो गवर्नमेंट के जो PSUs के इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। हमने जो इसके पहले जो रिपोर्ट जारी करी थी, जो हेल्थ सिस्टम्स डायलॉग्स फॉर इंडिया, तो उसमें बिल्कुल बताया गया कि कैसे कॉर्पस बच जाता है उनका। अगर आप क्लेम रेशियो देखेंगे प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज का, गवर्नमेंट कंपनीज का जो पे आउट है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कंपनीज। बिल्कुल, लेकिन वो उसके साथ साथ जैसे विदेशों में होता है कि जो इंश्योरेंस वाले रहते हैं वो वेलनेस की तरफ भी फोकस करते हैं, तो वैसे कुछ एक्टिविटीज हमारे इधर दिखती नहीं, जिसके कारण हमारे जो युवा है या जो भी वर्किंग क्लास है जो वंचित है वो अट्रैक्ट हो सके। मतलब जो आपने बात कही, मैं एक छोटा सा जवाब, जो आपने पॉइंट रेस किया बहुत वैलिड पॉइंट है चंद्रकांत जी। 2 बड़ी चीजें हैं जो कि देश में नजर आती हैं। अगर पिछले आप 20 साल के आप हेल्थ सेक्टर इंश्योरेंस या किसी दूसरे इंश्योरेंस को उठा लें कि आप एक्स एज पर, यानी कि 20 से 25 साल की एज में एक हेल्थ इंश्योरेंस का आप लेते हैं, और उसके 5 या 7 या 10 साल के बाद वो कंपनी उस प्रोडक्ट को बंद कर देती है, या वो कंपनी ही किसी दूसरी कंपनी को ओवरटेक करते हुए नाम बदल जाता है, कंपनी अलग चली जाती है। अब असल में जिस एज में जब वो बंदा या कोई भी शख्स उसको लेता है इंश्योरेंस, तब उसका प्रीमियम हाई वो पे कर रहा है कंपेरेटिवली जो उसको मिलना चाहिए, लेकिन जब हायर एज पे वो चेंज करता है तो उसको ज्यादा या डबल प्रीमियम देना पड़ता है। ये कैसे सुधारेंगे या कैसे सुधर सकता है, इसका उपाय क्या है? आई थिंक इस रास्ते में काफी काम हुई है अभी,
हमारा रेगुलेटर काफी कंज्यूमर फ्रेंडली है और उसी वजह से उस रेगुलेटर ने 2-3 चीज एश्योर किया है। एक कि लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी, कोई भी कंपनी एक बार रिस्क एक्सेप्ट कर लिया तो उसको लाइफ लॉन्ग रिन्यू करने के लिए बाध्य है। दूसरा, अगर किसी कंपनी ने किसी व्यक्ति को मान लो रिटेल पे नहीं ग्रुप प्लेटफॉर्म पे किसी इंश्योरेंस दिया है तो उस इंश्योरेंस कंपनी का ये जिम्मेदारी बनती है कि उस बंदे को जितना कवरेज दिया था उसने उतना कवरेज के लिए अगर वो स्कीम बंद कर रहे हैं तो उसको रिटेल में लेने के लिए बाध्य है। ये रहा उसका कवरेज के एश्योरेंस के लिए। दूसरा, हर प्रोडक्ट जो भी इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ स्कीम चलाते हैं उस प्रोडक्ट का प्राइसिंग रेगुलेटर अप्रूव्ड है। जो रेगुलेटर अप्रूव करेगा रिटेल प्राइसिंग, वो क्लेम रेशियो को लेके अपना डेटाबेस लेके अपना इंश्योरेंस बीमा कंपनी के अंदर जो एक्चुअली काम कर रहे हैं वो फाइल करेंगे रेगुलेटर के पास। तो आज आगे चल के आप देखिए इसमें काफी सुधार जो अपना रेगुलेटर ने अभी जो बनाए हैं वो उसका सुधार आगे अभी दिखाई दे रहा है, आगे और भी दिखाई देगा। क्योंकि कोई भी रेगुलेटर एक उसमें थाम गया कि 65-70% क्लेम रेशियो होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो अभी सारे इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी प्राइसिंग है वो रेगुलेटरी ड्रिवन हो गया, जिसमें अगर किसी कंपनी को प्राइस बढ़ानी है तो उसको रेगुलेटर की परमिशन ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से रेगुलेटर का काम है 2 चीज करना, एक कंज्यूमर पे भारी ना हो, दूसरा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एक बीमा कंपनी उस स्कीम को चला सके। मेरे हिसाब से ये बैलेंसिंग एक्ट अभी चल रहा है, आगे चल के और भी सुधार हो जाएगा और जस्ट प्राइसिंग हो जाएगा सबके लिए। तो उस रास्ते में इंडस्ट्री चल रहे हैं और दिखाई देगा उसके आगे। राजा जी, बहुत संक्षिप्त में, वक्त कम है, आपकी नजर से क्या बहुत ही ठीक या सटीक रास्ता हो सकता है इस मिसिंग मिडिल क्लास को सुरक्षा कवच देने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का? हाँ, डेफिनेटली। यदि आप देखें तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसमें कि हम हाई लेवल ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे पाए। और दूसरा ये है कि एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में एंड डिलीवरी ऑफ हेल्थ और बेटर आउटकम शुड बी एंश्योर्ड। ओके। और तीसरी चीज है कि आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 60-70% जो है हेल्थ प्रोवाइडर है वो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि जो 30-40% हम पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के थ्रू लेते हैं वो सिस्टम ऑलरेडी काफी कॉन्स्ट्रेन्ड है। तो ये जरूरी है कि फॉर एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज वी हैव टू हैव ए पाथवे टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और वो इसी के थ्रू ही हो सकता है। ओके सर। तो ये हमें सब चीजों को पूल करके और पेशेंट का इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हुए अगेंस्ट एनी कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इलनेस, तो हमको इसको थोड़ा एफिकेसी और एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए, और ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि हम प्रीपेड पूलिंग ऑफ फंड भी पेशेंट को प्रोवाइड करें। कई सारे विकल्प हैं, लेकिन बेस्ट है कि इन सबको साथ में लेते हुए यदि और प्रीमियम कम किया जाए, पूल किया जाए, और हो सके तो सरकार की निगरानी या जो रेगुलेटर है उनकी निगरानी और ज्यादा सख्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि जो हेल्थ इंश्योरेंस में मिसिंग मिडिल क्लास है, एक बहुत बड़ा नंबर 40 करोड़ लोगों का, उसे कैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस का कवच दे पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, नमस्कार। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंड अप। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप में हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकतंत्र से जुड़ी वो खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। ऐसी खबरें जो लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाती हैं। आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंड अप की सुर्खियों के साथ।
29 नवंबर से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। विभिन्न विधेयकों और गंभीर मुद्दों पर चर्चा के साथ 23 दिसंबर तक चलेगी संसद की कार्यवाही। अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले सैनिक वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में किया देश के सच्चे नायकों का सम्मान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का बेंगलुरु टेक समिट में संबोधन। उपराष्ट्रपति ने कहा, मानवता के विकास और समाज की बेहतरी के लिए